नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM यूपी। गजब हाल है कोडिन भैया का। उनके चमचे जहां चाह रहे हैं वो सड़क ही रोक दे रहे हैं। कोडिन भैया के समर्थकों पे, चंपुओं पर बुलडोजर कोई असर डालेगा नहीं। योगी जी ने कोडिन भैया के लिए पूरी सरकार दांव पर लगा दी है। इस राजनीति का मतलब क्या है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कैसे धज्जियां उड़ाई हैं आरएसएस और बीजेपी की, सारी बातें समझेंगे दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के पास। आपसे रिक्वेस्ट है 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका अभिनंदन। आपका धन्यवाद संजय जी। हम लोगों ने बात की थी और हमने कहा था कि कुछ जगह खबरें चली हैं कि प्रधानमंत्री जब आए थे, प्रेरणा स्थल जो था बना था वहां पे, उसके टेंडर में भी 5-5 गुना बेईमानी की खबरें सामने आ गई। 65 लाख का काम 2.5 करोड़ में। इस बीच में एक दर्दनाक घटना ये हुई कि जो बचा हुआ खाना था वो शायद वहां भेड़ों को दे दिया गया। उसको खाना खा के कई भेड़ें, 100-125 भेड़ें मर गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाजपा सरकार इसका जवाब दे कि प्रेरणा स्तर पर जो खाना बांटा गया था वो इतना खराब क्यों था कि सुबह से भूखे लोगों ने बिना खाए फेंक दिया। बाद में जिसे खाकर 150 भेड़ों की मौत हो गई। ये एक संगीन मामला है, जांच हो और भेड़ मालिकों को यथोचित मुआवजा दिया जाए। ये अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, जिसको ट्वीट कहते हैं, ट्वीट किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में खाना इतना सड़ा हुआ कि खाना फेंक दी जाए, भेड़ खाएं, भेड़ मर जाए। इससे अच्छा प्रधानमंत्री का वेलकम, आइए पधारो हमारे देश। उत्तर प्रदेश में इससे लजीज खाना तो किसी को नहीं मिल सकता था। अच्छा हुआ प्रधानमंत्री जी ने खाया नहीं, लंबी उम्र उनकी, खाते हो पता नहीं स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता उनको। ये इंसानों को क्या जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या फिर संग में खाने के संग में गौमूत्र दिया जाता कि इसको पी लीजिए, तबीयत बिगड़ेगी नहीं आपकी। क्यों इतना खराब खाना है? बकौल अखिलेश यादव की भेड़ तक मर गई। क्या लगता है आपको केपी मलिक साहब, किसकी साजिश होगी ये? नहीं, देखिए, अगर आप उस पहलू से पूछते हैं किसकी साजिश है तो इसमें कांग्रेस की साजिश हो सकती है। हो सकता है नेहरू आ गए हों कुछ खाने में मिलाने, उन्होंने मिला के चले गए हों, क्योंकि वो तो आदर्श है आजकल। सबसे बढ़िया टारगेट पे उनको लिया जा सकता है, तो इसके लिए हम मानते हैं कि नेहरू जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि चाहे अखिलेश जवाब मांगे, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति जांच की मांग करे, कोई जांच वांच यहाँ नहीं होगी। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। तो एक मुद्दा है, ये रोज मुद्दे हो रहे हैं, ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है ना। जिस व्यक्ति को खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा उसने पैसे लिए होंगे, पैसे पार्टी फंड से गए होंगे या सरकारी किसी विभाग से गए होंगे, कहीं इधर उधर से गए होंगे, पैसा तो उसको दिया ही गया है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का बिल बनाएंगे, भ्रष्टाचार में खाना देंगे 20 लाख का, तो 80 लाख कहाँ गया? तो ये तो पुराना सिस्टम है यहाँ पे। ये कोई एक जगह थोड़ा ही हो रहा है, जो सब जगह चल रहा है। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई किसी का उत्तर नहीं देना है, कोई जवाब नहीं देना है, इसको तो आप छोड़ दीजिए। अब कोई एक घटना नहीं है, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। अभी आप ये देखिए कि जो कप सिरप का मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, पिछले दिनों फिर पकड़ी गई है मध्य प्रदेश में 2500 शीशियां, तो कुछ नहीं हुआ। फांसी चढ़ा दिया क्या उस व्यक्ति को? कोई बात नहीं, नहीं देकर सेट कर दिया। पुलिस ने हर की धाराओं में फिर चालान कर दिया, चालान भर के और बेल लेकर फिर आके अपने काम पर लग जाएंगे। केस चलता रहेगा अदालतों में 20 साल तक। 20 साल के बाद फिर बरी हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ सिस्टम बड़ा बढ़िया है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया है कि सबसे बढ़िया मुद्दा है अपना जो धार्मिक वाला मुद्दा, उसको गरमाए रखिए। आपने देखा बरेली में जिस प्रकार से घटना हुई थी, उससे बहुत अच्छा माहौल बन गया। और उत्तर प्रदेश की जितने सवाल थे, जितने मामले चल रहे थे, ब्राह्मण विधायकों की सभाएं चल रही थी, सब मुद्दा डाइवर्ट हो गया। बरेली में जो वो चल रहा था, कौन सा इनका उसको बोलते हैं, लव जिहाद चल रहा था, लव जिहाद को रोकने के लिए क्रांतिकारी आ गए और वो मामला दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। मॉब लिंचिंग चल रही है, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लोगों को धार्मिक आधार पर तंग किया जा रहा है। ये जो चीजें देश में चल रही हैं, अब ये देश में नहीं विदेश में चली गई है। जिस प्रकार से आपने चर्चों पे हमले किए हैं, जिस प्रकार से आप ईसाइयों के धार्मिक समारोह में घुस के उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय आवाज हो गई है। अगले सवाल में मैं इसका पूरा विश्लेषण करके आपको तथ्यों के हिसाब से जवाब दूंगा जब आप सवाल पूछेंगे। जी, पहले तो जब आपने कोडिन का जिक्र किया तो लखनऊ में भी और बड़ी मजेदार घटना घटी।
मुख्यमंत्री जी के घर से 4-5 किलोमीटर दूर अपने कोडिन भैया का, आजकल धनंजय सिंह को कोडिन भैया कहने लगे हैं लोग, कोडिन भैया का घर है, करोड़ों का घर है। उस घर के सामने बर्खास्त सिपाही अजय सिंह या आलोक सिंह नाम है उसका भी करोड़ों का घर है। लेकिन साहब बुलडोजर वहां जाता नहीं, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब वहीं पे एक और सिंह साहब का घर है, उनकी पत्नी का ब्लॉक प्रमुख है। वो रास्ता ही रोके दे रहे थे, दीवार ही बनवा दे रहे थे, मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे आ गए तो ईंट उठा के बात करने लगे, फोन पे धनंजय सिंह से बात कराने लगे, हड़काने लगे। पुलिस भी उल्टा उन्हीं की तरफ लोगों को हड़काने लगी। वो तो मामला जब सीनियर अफसर को पहुंचा तो इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ, धनंजय सिंह पे FIR हुई। लेकिन गुंडई का आलम देखिए, राजधानी लखनऊ में अभी कोडिन का मामला खत्म हुआ नहीं है, सिर पर चढ़ के नाच रहा है कोडिन कोडिन कोडिन। भाई बंधु सड़क ही रोके डाल रहे हैं, दीवार खड़ी कर दे रहे हैं, पूरा इलाका ऐसा लग रहा है कि कोडिन भैया का है। और वो अब पता चल रहा है कि वो जो जमीनें हैं उसमें गायत्री प्रजापति की थी, वो भी कब्जे आके जबरदस्ती लिखवाई गई। करोड़ों की गाड़ी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के घर भिजवाई गई। इतना गड़बड़ झाला है कि KP मलिक साहब बात करते समय ना दिमाग उड़ जाएगा कि आपको ये चल क्या रहा है। लेकिन क्या कोडिन भैया पे कोई कार्रवाई होगी नहीं? मतलब ऐसे ऐसे उनके समर्थक चंपू उनके पूरी सड़क घेर लेंगे और सरकार बैठी रहेगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सरकार पर। संजय जी, कोई एक मामला नहीं है। आप देखिए ना कि सेंगर के ऊपर जिस तरह के गंभीर आरोप हैं, उनको सजा हो गई है, और जिस प्रकार से उनकी बेल होने पे जो पीड़िता है और उनके साथ कुछ सहयोगी औरतें आके, चंद गिनती की औरतें हैं जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनके बचाव में तख्तियां लेके कुछ औरतें और भारतीय जनता पार्टी के नेता आ गए। समझिए कि कितनी बेशर्मी पे उतर आए हैं ये लोग कि एक रेपिस्ट का तरफदारी करने आ गए हैं। तो इनको शर्म तो कहीं बची नहीं है। आप दूसरा कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो चाहे दूसरी जगह हो, उत्तर प्रदेश में कोई कार्रवाई इस तरह के लोगों पे नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी सांठगांठ नीचे से लेकर ऊपर तक है। आज ही मेरे पास मेरठ से फोन आया था, उन किसानों की जमीन दबा रखी है, वो बार बार चक्कर काट रहे हैं ADM के पास, DM के पास, कमिश्नर के पास, और वो एक दूसरे के यहाँ टहला रहे हैं। अब आज ही उनका फोन आया कि साहब हमें DM ने आदेश कर दिए थे कि भाई इनकी जमीन से कब्जा हटाया जाए, और गेट जो बंद कर दिया भूमाफियाओं में, वो गेट खोल दिया जाए या उस गेट को तोड़ा जाए। आज जब वो दोबारा गए कि साहब हमारा गेट नहीं खुल रहा है, तो DM ने हाथ जोड़ लिए। DM ने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, और DM भी उन्हीं की तरफ, DM अपने आदेश से मुकर गए। आदेश की कॉपी उनके पास है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो वहां पे गेट खोल लें, गेट तोड़ दें। ये आलम है उत्तर प्रदेश का, कोई सुनवाई कहीं नहीं है, आप कुछ भी करें। तो ये जो देश में चीजें चल रही हैं, अब ये संजय जी देश में नहीं, देश के बाहर चली गई है। मैंने जैसे आपको कहा, बहुत बड़ा आर्टिकल, बहुत बड़ा एक लेख, बहुत बड़ी एक खबर दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई है, और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ का जो गठजोड़ है वो इतना मजबूत हो चुका है भारत में, अब उसको तोड़ना नामुमकिन है। अगर कल को मोदी जी हटते भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में खत्म होगी या हटेगी, इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। न्यूयॉर्क टाइम बाबा के बारे में भी लिख रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और उसके बाद तीसरा कोई ताकतवर नेता भारत में है तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया। तो इसका मतलब आप समझिए, उन्होंने पूरे तथ्यों के आधार पर बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी है। उन्होंने कहा कि ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की चीजें हो रही हैं कि तमाम संस्थाओं पे उनके लोगों का कब्जा हो चुका है, जिसकी हम और आप जिक्र करते हैं। ब्राह्मणों का धरना इसलिए हुआ था कि भाई ठाकुर जो है सारी शिक्षण संस्थाओं में घुस रहे, हम नहीं जा पा रहे। तो इसलिए क्या है कि चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, विश्वविद्यालय हो, चुनाव आयोग हो, दूसरी कोई एजेंसियां हो, सब जगह इनके लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो इसलिए अब इनको हटाना नामुमकिन है। जो हम चर्चा करते रहते, विपक्ष बहुत कमजोर है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया है कि विपक्ष इतना कमजोर हो गया है कि अब वो इनके सामने खड़ा होने में ही डगमगा रहा है, और पैरों की कपकपी विपक्ष की बंधी हुई है। विपक्ष उस मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं देता कि वो भारतीय जनता पार्टी को धराशायी कर दे। आप ये देखिए कि भारत में जिस प्रकार से हमने और आपने चर्चा की थी 2 दिन पहले कि जापानीज टूरिस्ट पे हमला किया गया, दूसरी आप चर्चों पे
उनके 25 तारीख को बड़े दिन पे वहां पे चर्चों में जाके आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इससे विदेश में, दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? क्या जो हमारे लोग विदेशों में हैं उनके साथ क्या संभावनाएं खड़ी कर रहे हैं? क्या उनकी दुश्वारियां वहां नहीं बढ़ेंगी? जो अप्रवासी भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं, वहां तो वो अल्पसंख्यक है, क्योंकि यहाँ तो हम हिंदू हैं, वहां कौन से हिंदू आएंगे? तो क्या आप उनकी दुश्वारियां बढ़ाना चाहते हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ईसाइयों की संख्या दुनिया में कम है? क्या हम ईसाइयों को जानते नहीं है? क्या हम ईसाई कंट्रीज के विषय में जानते नहीं है? तो हम ये कौन से रास्ते पर जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है? देश को किस रास्ते पर ले जाना चाह रही है? आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में आप जब आप लिंचिंग कर रहे हैं, आप घेर के वंदे मातरम और जय श्री राम बुलवा रहे हैं लोगों से। अगर कोई बांग्लादेश का आदमी यूपी में आता है तो वो बांग्लादेशी हो जाता है। अगर कोई कश्मीर का आदमी हरियाणा में आता है वो पाकिस्तानी हो जाता है। अगर कोई आसाम का नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति केरल में जाता है तो वो चाइनीज हो जाता है। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये देश तो बड़ा विभिन्न धर्मों वाला, विभिन्न शैली वाला देश था, इसको हम कहाँ ले आए? तो ये देश कहाँ जा रहा है, आगे क्या होने वाला है? संजय जी, ये करप्शन, ये छोटे मोटे भ्रष्टाचार तो बहुत छोटी चीजें हैं, इनसे देश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश इतना विशाल है, बड़ा है, छोटे मोटे करप्शन, छोटे मोटे भ्रष्टाचार, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश जिस गति से चल रहा है और जिस तरह की परिस्थिति हम देश में देख रहे हैं, वो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। अगर जल्दी इस पे कंट्रोल नहीं लगा तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जो दुनिया के देश हैं वो भारत पर नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने का मतलब, और इस समय आप समय देखिए, इस समय छपना ये जताता है कि कहीं ना कहीं जो घटनाएं भारत में हो रही हैं ईसाइयों के प्रति, उनकी धमक जो है अमेरिका तक पहुंच चुकी है। और इसके क्या परिणाम होंगे, वो कैसे हमें भुगतने होंगे, ये भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि अगर ये नफरत की खेती इस हद तक बढ़ गई है कि आप देखिए मलिक साहब, गाजियाबाद में घर घर में हथियार बांटे जा रहे हैं। बरेली में इस तरह बेहूदगी हुई, गाजियाबाद में हथियार बांटे जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक जो नौजवान युवक की हत्या कर दी गई। मतलब देश इस तरह के माहौल में आ गया, मोड में आ गया। नफरत की ये खेती इतनी बढ़ गई कि पूछिए। मतलब नया साल है, 1 जनवरी 31 दिसंबर की रात को फिर इस तरह के मानसिक कुबूदी लोग आ जाएंगे जो नए साल का उल्लास मना रहे हैं, वहां भी व्यवधान पैदा करेंगे। मथुरा में शायद कहीं सनी लियोनी का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ गया, 2-2 लाख के टिकट बिके थे। संतों ने कहा सनी लियोनी आ गई तो हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। वो धर्म इतना छोटा है क्या कि एक महिला के आ जाने से धर्म खतरे में पड़ जाएगा। और मैं दावा कर रहा हूँ, शर्त लगा सकता हूँ, ये जितना विरोध करने वाले होंगे सबने सनी लियोनी के चुपचाप वीडियो देखे होंगे बैठ के वीडियो। मैं ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों को बहुत जानता हूँ। मंच पर करेंगे सनी लियोनी का विरोध और घर में जाके मोबाइल में देखेंगे सनी लियोनी की वीडियो कि इस तरह के। एक महिला का कार्यक्रम है, अब तो एक्ट्रेस है वो, इस देश ने स्वीकार कर लिया। हो रही होगी पॉर्न स्टार का भी मूवी, लेकिन अब तो उसने कई बढ़िया बेहतरीन पिक्चरें भी दी हैं। लेकिन उसके विरोध में साहब वो आ गई तो हमारा शहर खराब हो जाएगा। क्या संजय जी, यही तो देखिए, यही तो हिंदुस्तान की, यही तो भारत की संस्कृति की, भारत की जो विभिन्नता है उसकी खूबसूरती है कि हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, भिन्न भिन्न शकल सूरत के लोग हैं, भिन्न भिन्न वातावरण के लोग हैं, भिन्न भिन्न वातावरण के प्रदेश हैं, देश है, सब हमारे अंदर समाये हुए हैं। लेकिन ये जिस तरह का समय चल रहा है ये बड़ा आत्मघाती है। एक यति महाराज हैं हमारे गाजियाबाद के, उन्होंने कहा है कि सब चीजें हो गई हैं, अब हमें हिंदू आत्मघाती दस्ता बनाने की आवश्यकता है। ये सोचिए आप, वो बता रहे हैं कि हिंदू आत्मघाती दस्ता, इसका मतलब क्या होता है? आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप किस ओर देश को ले जाना चाह रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? अब ये लोग देश को बताएंगे। एक आपके वो इंदौर वाले महाराज हैं, हनुमान जी के भक्त, वो कुछ और बता रहे हैं कि देश को जल्दी से हिंदू राष्ट्र बनाना है। उनको अभी भी कुछ कमी दिखाई दे रही है हिंदू राष्ट्र बनने में। तो ये जब इस तरह के लोग हमें ज्ञान देने लगेंगे और हम इनके ज्ञान पे चलने लगेंगे तो देश किशोर जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, ये देखने वाली बात है। आज देश में जिस प्रकार के हालात हैं, मुझे लग रहा है इस पे जल्द ही कुछ न कुछ संज्ञान लेने की आवश्यकता है।
नहीं तो हम एक बड़ी मुसीबत में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। मुझे इस तरह का आभास हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर ऐसे ऐसे नमूने नौकरशाह भी हमारे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, प्रयागराज के डीएम एक बाबा का जाके जमीन पे बैठ के रोटियां बनाने लगे। प्रयागराज के हाल बेहाल हैं, लोग ठंड से कांप रहे हैं, रैन बसेरे हैं नहीं, लेकिन डीएम साहब बाबा के संग बैठ के रोटी बना रहे हैं बाबा की भक्ति काल में। हमने देखा था बाबा बागेश्वर, एक बिल्कुल मैं तो उसको किन किन शब्दों से नवाजूं, एक आई वर्दी वाला अफसर जो है वो जूते उतार उनके पैर छू रहा है। क्या जमाना आ गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, केशव मौर्य ने जाके कहा है बाबा को, डीएम को कहा है कि बाबा के चक्कर में मत पड़ो, बाबा सीएम के करीब ही है, तो केशव मौर्य ने हड़का दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि स्थानीय माननीयों को सलाह, रोटी तो जमीन पर बैठकर बना ली, लेकिन खिलाते समय आधी रोटी स्टूल पर बैठाकर खिलाइएगा, पद का इतना सम्मान तो होना चाहिए, भले कोई करे ना करे आपका दायित्व तो बनता ही है। और आप मक्खन लगाना ना भूलिएगा, भूलेंगे नहीं, क्योंकि कुछ काम में पारंगत है, अपना मूल काम भले ना आता हो। अब बताओ कि वो जो है डीएम रोटी बना रहा है, डीएम के पास कोई काम बचे नहीं, बाबा का। संजय जी, आप ये बताइए कि इसमें कौन सी कोई नई बात है। आपने देखा था पिछले साल के जो कावड़िया आ रहे थे, कावड़ लेके आ रहे थे, कई सारे आईपीएस, कई सारे पुलिस अधिकारी कावड़ियों के पैर दबा रहे थे, उनके चरण धो रहे थे। आपने देखा कुछ दिन पहले हमारे एक सीओ साहब हैं पुलिस के, वो बाबा बागेश्वर के साथ गदा लेके चल रहे थे उनकी सुरक्षा में, उनको बार बार झुक कर प्रणाम कर रहे थे। अभी आपने देखा बाबा बागेश्वर के एक पुलिस वाले जो है पैर छू रहे हैं जूते निकाल के। तो इसमें कौन सी को नई बात है, उनको भी प्रमोशन चाहिए, वो भी समझते हैं कि हमारा सही तीर निशाने पे कहाँ बैठेगा। आप क्या चाहते हैं कि वो जाके अखिलेश यादव के पैर छुए? और वहां के पैर छूने से कुछ होगा नहीं, वहां तो नुकसान ही होगा। जब अखिलेश यादव जी बनेंगे तब उनके भी छू लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो अभी तो जहां निशाना है वहीं तो करेंगे ना। तो देखिए, ये तो पुलिस तो एक कठपुतली होती है सरकार की, जिसकी सरकार है उसी की जय 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 करते हैं। ये पुलिस का तो यही काम है। पुलिस क्या करेगी? बात ये आदमी घुस चुके हैं और पुलिस भी इनके इशारे पे और इनके कहने पे काम कर रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस का अपना कोई सरोकार नहीं है, पुलिस का कोई अपना आत्मज्ञान नहीं है। पुलिस इशारों पे किसके काम कर रही है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और पुलिस ही नहीं, प्रशासन के जो दूसरे विभाग हैं वो भी अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल के सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। हम लगातार कहते हैं ना कि सारी एजेंसियां जो हैं वो सरकार की कठपुतली है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के टाइम पे कहा था कि भाई सीबीआई सरकार का तोता है। तो पिछले 11 साल तो सरकार जिसकी है, तोता तो उसी का जो है टर 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 कर रहा है ना। जिसकी सरकार है तोता उसकी टर टर करेगा। तो अब जो है बाकी जो एजेंसियां, वहां तो खाली सीबीआई थी, यहाँ तो चुनाव आयोग जैसी एजेंसियां भी बन गई है, वो भी गुणगान कर रही है सत्ताधारी दल का। तो इसलिए इसमें कोई अनोखी बात नहीं है कि पुलिस ही खाली कर रही है। पुलिस के अलावा जितनी भी एजेंसियां हैं वो लगातार है। ईडी का हाल आपको नहीं पता है? जी ठीक बात है। और वो जो है छत्तीसगढ़ में कुणाल शुक्ला हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ में सनी लियोनी पति जॉनी सिंह भी मैतारी बंधन का लाभ ले चुकी हैं। जय श्री राम। खबर छपी है, भास्कर की खबर है कि बस्तर के लातूर में युवक ने एक बैंक अकाउंट खोल लिया, सनी लियोनी को भी मैतारी बंधन का लाभ मिला, 10,000 लाभ ले चुके सनी लियोनी के नाम पर। मतलब ये जो योजनाएं है सरकार की, उसमें क्या गजब फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, क्या होगा। संजय जी, तमाम योजनाएं इन्होंने आके बदली हैं। घोटाला बता रहे थे ना ये कि जो मनरेगा जो चल रही थी उसमें घोटाला था। घोटाला ठीक करने के लिए तो नाम उसका जी राम जी रखा है। अब उसका घोटाला ठीक हो जाएगा। तो घोटाला ठीक करने के लिए ये चेंज कर रहे हैं। आपने देखा ना, घोटाले में जो वोटों में घोटाला था उसको ठीक करने के लिए एसआईआर लाए हैं। तभी तो योगी जी की नींद उड़ी हुई है कि वो कह रहे हैं कि मेरे 4 करोड़ वोट चले गए इसमें। तो उनको भी एहसास है कि घोटाला भाजपा में होता है या चुनाव आयोग कुछ गड़बड़ी कर रहा है। ये हम और आप नहीं कह रहे, ये योगी जी कह रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि चाहे कोई योजनाएं चल रही हैं, चाहे कोई स्कीम चल रही है, चाहे कोई जांच चल रही है, सब में कुछ ना कुछ घोटाला है। कोई पाक साफ चीज यहाँ नहीं है, हर एक का कुछ ना कुछ मतलब है। और हम और आप कहें उसके इतने मायने नहीं है, लेकिन योगी जी कहें तो हमें लगता है मानना चाहिए लोगों को। जी ठीक बात है। और विनोद शर्मा बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक
एक्स पर लिखा है कि प्रियंका गांधी के लिए जो टीवी चैनल पर जो प्रेम उबड़ रहा वो पाखंड है। ये सत्तारूढ़ दल के प्यादे प्रियंका और राहुल गांधी में अनबन पैदा कराना चाहते हैं। उनमें महिला एंकर आज के युग की ललिता पवार हैं और पुरुष एंकर सत्तारूढ़ दल के हरम पर बिठाए गए नपुंसक हैं। गजब बहुत तीखा लिख दिया विनोद शर्मा जी ने, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है कि गोदी मीडिया के एंकर चाहते हैं कि राहुल और प्रियंका में लड़ाई हो जाए? देखिए, इसकी शुरुआत तो जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ था और मोदी जी ने राहुल को ना बुला के, राहुल शायद विदेश में थे, प्रियंका जी को चाय पिलाई थी राजनाथ जी के साथ बिठा के, तभी ये मैसेज जाने की कोशिश कर दी थी कि भाई प्रियंका जी राहुल गांधी से ज्यादा सुपीरियर हैं, ज्यादा अच्छा बोलती हैं और वो उनसे कहीं अच्छी नेता है। ये तो खुद मोदी जी ने तारीफ कर दी थी। अगर मोदी जी ने तारीफ करी है तो जो गोदी मीडिया के नक्कार वादक हैं, जो तूती वादक हैं, उनको तो बोलना पड़ेगा ही, चाहे वो एंकर नहीं हो चाहे वो एंकर हो। उनका तो काम यही है कि जो मोदी जी की तरफ से इशारा आया है उसको आगे बढ़ाना है और तूती वही बजानी है। तो वो तो नक्कार खाने में तूती बजा रहे हैं, उनका क्या कोई नया अपना ज्ञान थोड़ी है उनका, पीछे से आया आगे दे रहे हैं वो तो विनोद शर्मा जी ने जो कहा है, विनोद शर्मा जी सीनियर पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं, अपने खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इसमें कौन सी को दो राय है? शुरुआत तो मोदी जी ने की थी ना। ये कोई एंकर या एंकरनी अपने हाथ से नहीं कर रही है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाल यही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, समय दी आपने, बातचीत की, थैंक यू। ये थी केपी मलिक की पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।